हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू। तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं, क्या पढ़ेंगे? क्लास 10 ज्योग्राफी का लेसन नंबर 4 यानी एक का शायद घ है नहीं, लेकिन भारतीय वनगणना मतलब भूगोल कहती है कि ये पाठ चौथा लेसन चौथा, लेकिन वास्तविक क्या है, ये एक का घ नंबर है। इनका नाम है वन और वन्य प्राणी संसाधन। इसके अति लघुतरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। कल हम लोग कारण के बारे में देख लिए थे, अब देखेंगे हम लोग अति लघुतरीय क्वेश्चन के बारे में। अति लघुतरीय क्वेश्चन क्या है, ज्यादा देरी ना करेंगे, फटाफट करते हैं हम लोग। पूरी कहानी तो हम लोग सीख ही लिए थे कि क्या क्या हमें इसमें पढ़ना। अरे अरे ये चलिए सुनिएगा ध्यान से। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष वन नीति बनाई गई? देखिए, हमारे देश में वन नीति कब लागू की गई? 1894। वन नीति कब लागू हुई? 1894। देखिए, इसका कारण क्या था? हमारे देश में ना सुने, अंग्रेज जब आई ना, तो सबसे पहले वो शहर में गई। जो इम्पोर्टेंट शहर सब था, जैसे मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, ये सब शहर में गई। लेकिन क्या होता है कि वो सामान खरीद बिक्री ज़्यादा वहीं से करती थी। अब बेचने के उद्देश्य से, समझिए, खरीदने के उद्देश्य से शहर व्यापार का केंद्र होता है। कोई भी शहर जो होती है वो क्या होती है? व्यापार का केंद्र। तो कई चीज़ों का केंद्र होती है। देखिए, शहर में व्यापार होती है, शिक्षा का केंद्र, चिकित्सा का केंद्र, परिवहन का केंद्र, मनोरंजन का केंद्र, सब शहर होता है। ठीक है, गौर करके देखिए, अगर आपको उच्च शिक्षा लेनी होगी तो शहर की तरफ रुख करना होगा। देश रह के ऑप्शन में तो देश रह के शहर के अंदर ना रास्ता बता जाते हैं। चलिए देखिए, तो शहर सबका केंद्र रहता है। अगर कुछ उच्च चिकित्सा व्यवस्था लेनी हो, अच्छा इलाज करवानी हो तो कहाँ जाना होती है? कहीं अगर कुछ मतलब अच्छी जगह यात्रा करने के लिए हमें जाना होता है तो कहाँ निकलना होता है? पहले गांव से ही जाते हैं, लेकिन पहले कहाँ जाना होता है हमको? शहर से। फिर मुख्य जगहों के लिए जो डायरेक्ट सीधी गाड़ियाँ हैं वो हम लोग पकड़ते हैं। नहीं, इलाज के लिए गाँव में तो छोटी मोटी इलाज हो जाती है, लेकिन अगर ज़्यादा डेंजरस बीमारी हो तो उसके लिए कहाँ भागना होता है? शहर। समझ रहे हैं, शहर तो सब कुछ का केंद्र होता है। तो अंग्रेज सबसे पहले कहाँ पहुँचा? शहर की तरफ। और वहाँ से वो क्या किया, बहुत सारे लाभ उसने लिया वहाँ से। फिर उसका नज़र गया गांव में। गांव में गया तो कृषि से अधिक लाभ लिया। तब नज़र गया जंगल की तरफ। लास्ट में आया था अंग्रेज, हमारे यहाँ बहुत पहले था, लेकिन उसका लास्ट में ध्यान गया जंगल की तरफ। जब वहाँ गया, देखा कि अरे भाई, यहाँ तो पेड़ बड़ी मजबूत है, भारत का रे, इससे बहुत फायदा होगा। खास करके उस समय जब रेल का हमारे यहाँ खूब विकास हो रहा था। रेल के पटरी के नीचे जो स्लीपर होती है, उसमें लकड़ी का उपयोग होता था। स्लीपर बनाने के लिए, रेल का जो होता है बॉडी, सीट, ये सब बनाने के लिए, इसके अलावा नाव तैयार करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा वन की लकड़ियाँ को काटना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ क्या होती थी कि हमारे यहाँ झूम खेती होती थी। अब आदिवासी समाज क्या करते, बड़े बड़े जंगल को काट के आग लगा देते, उसमें खेती कर लेते। तो जंगल जिसको बढ़ने में 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष लगी हो, और पेड़ को मिनटों में काट के ख़त्म कर देता था, आग लगा देता था। तो अंग्रेजों को लगेगा कि भाई ये आदिवासी सब जो है पेड़ काटते जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पेड़ धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हमारे उपयोग लायक नहीं रह पाएगा। इसीलिए उसको संरक्षित घोषित करना होगा, प्रतिबंध लगाना होगा। प्रतिबंध लगाने के लिए क्या लगाया उसने? वन नीति लगाया 1894। ठीक है, 1894 में सबसे पहली बार वन नीति लगाई गई थी। याद रखें, कब? अच्छा, किसने लगाया? सीधी सी बात है कि उस समय हमारे देश में किसका शासन? अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने लगाया। क्यों लगाया, किस कारण से लगाई, क्लियर हो गया। वो चाहता था कि लकड़ी का हम उपयोग करें। आदिवासी समाज उस जंगल को काट रहे थे, तो सोचा कि जंगल कट जाएगा तो खत्म हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में हमारे लायक नहीं रह पाएगा, हम उपयोग करेंगे। इसलिए लगा दिया नियम कि भाई नियम के तहत कोई नहीं काटेगा, बंद रहेगा। समझे?
भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष बनने की लागू हुई? 1894। याद रखिए, है ना। पर्यावरण की दृष्टि से लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आच्छादित रहना चाहिए? देखिए, एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे यहाँ पता लगा कि किसी भी पर्यावरण को सही रूप से संतुलित होने के लिए, खास करके इंडिया की बात करेंगे, क्योंकि इंडिया की आबादी ज़्यादा है, नहीं, भारत की आबादी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग नंबर 1 सबसे पर पहले चीन है। चीन की आबादी सबसे ज़्यादा है हम लोगों से, लेकिन आने वाले समय में ऐसे नया आंकड़ा की बात करेंगे तो हम लोग उससे आगे हो गए। चीन को हम लोग पार कर गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि चीन में ना जनसंख्या ज़्यादा थी, उसकी वृद्धि दर ज़्यादा भी थी, लेकिन क्या किया, इधर थोड़ा सा ध्यान दिया, जनसंख्या वृद्धि दर उसका कम हो गया। हम लोगों में अभी तक जागरूकता नहीं आई, तो हम लोग अभी तक वही स्थिति में हैं, तो हमारी आबादी बढ़ गई। सरकार भी ध्यान नहीं दे रही, सरकार को कुछ नियम, कठोर नियम लगानी चाहिए कि भाई मान लीजिए जिसके परिवार में 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, उन्हें किसी तरह का सरकारी नौकरी या सरकारी सुविधाएँ नहीं मिलनी चाहिए। ये सब कठोर प्रतिबंध अगर लग जाती तो समझिए कि कुछ जनसंख्या नियंत्रण हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं, चीन में ऐसा लग गया तो वहाँ पर ठीक ठाक है। उस सब को हम लोग पार कर गए, 2025 साल में उससे पार कर गए हैं, लेकिन अभी किताब नहीं दे रहा है, क्योंकि किताब तो अपडेट नहीं ना हुआ है नया वाला, लेकिन अब नयका वाला में हम लोग पार कर गए हैं। लेकिन अभी नंबर 1 पर वही है, दूसरा नंबर पर हम किताब की भाषा में चलिए। तो हमारी पर्यावरण में जनसंख्या ज़्यादा है, तब समझिए कि प्रदूषण भी ज़्यादा होती होगी, पन भी ज़्यादा थी, उद्योग भी ज़्यादा, गाड़ियाँ भी ज़्यादा, नहीं, तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण के संतुलन के लिए कितना वन चाहिए? आपसे इतना लिखना नहीं है, सीधे शॉर्टकट पूछता है, पर्यावरण की दृष्टि से लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में वन चाहिए? इतना तो समझ गए। अब बाघों को बचाने के लिए लागू की गई परियोजना का क्या नाम? बाघ परियोजना। देखिए हमारे देश में क्या हुआ ना कि बाघ की संख्या खूब तेजी से कम गई। वो जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, उन्होंने सोचा कि भाई बाघ की संख्या अगर कम जाएगी तो फिर पर्यावरण संतुलित नहीं होगा, इसके लिए क्या करना होगा कि बाघों की संख्या को बचाना होगा। तो कैसे बचाना भाई? फिर उसकी संख्या को बढ़ाना भी है तेजी से। तो हमारे यहाँ लगाया गया बाघ परियोजना, प्रजनन केंद्र लगाया गया। वहाँ पर क्या होता है कि बाघ के भोजन, उसकी सुरक्षा, उसके प्रजनन पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि उसकी जनन क्षमता ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए कोई बाघिन अगर साल में 1 बच्चे देती थी, तो हमने क्या किया, उसको वैज्ञानिकी तरीके से भोजन, उन्नत भोजन दिया ताकि वह जल्दी विकास करेगी। फिर जल्दी विकास करेगी, फिर प्रजनन जल्दी करेगी, फिर बच्चे ज़्यादा होंगे, उसमें किसी तरह का रोग ना हो, उस पर भी ध्यान रखा गया कि कोई मरे नहीं असमय नहीं। ऐसे प्राकृतिक रूप से छोड़ देने से मरती भी जाती थी, तो हम लोग उसको ज़्यादा करके सुरक्षा देना शुरू किया, ध्यान देना शुरू किया, तो उसकी मृत्यु क्या हो गई है, कम हो गई। अपने इंडिया में वही कहानी हुई कि पहले जब अंग्रेजी शासनकाल था ना, तो उस समय आबादी बहुत कम थी, क्योंकि उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी। किसी को कोई बीमारी होगा, उसी में लटपटा के बात खत्म हो जाता है ना, ऐसा आता था बीमारी। लेकिन अब क्या है ना कि इतना ना हम लोग सुरक्षा के प्रति जागरूक हो गए हैं, इतना ना हमारे पास व्यवस्था हो गई है कि कोनो बीमारी घातक से घातक आता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जाकर के आराम से इलाज करा लेते हैं। क्या किसी को कुत्ता काट ले, किसी को सांप काट ले, कुछ काट ले, तभी हम लोग सुरक्षित हो जाते हैं, बच जाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ व्यवस्था इस तरह की हो गई है, तो मृत्यु दर क्या हो गया है, बहुत कम हो गया है, इसीलिए हमारी जनसंख्या बढ़ गई है। पहले मृत्यु दर ज़्यादा थी, जन्म लेता था 5 साल के बच्चा, उसमें आधा गायब हो जाता था, आधे बचता था, औधों से कम बचता था। अब क्या है, जन्म लेता है उतना से उतना रहिए जाता है, 1 आध बढ़िए जाता है, वो नहीं बढ़ नहीं जाएगा, मतलब कम से कम जन्म लेता है उतना रह जाता है। एक आध को गर्भ रहता है, 100 में एक आध को, 1000 में एक आध को, 100 की बात नहीं करिए, एक आध को गर्भ होता है, बाकी सब रह जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि 7 महीना का बच्चा अगर जन्म ले लेगा, उसको भी हम बचा लेते हैं। नहीं, ऐसी हमारी चिकित्सा व्यवस्था, सुनते होंगे शीशा में रख देता है। हाँ। क्या 7 महीना 6 महीना का बच्चा, 8 महीना का बच्चा जिंदा रह जाता है, 6 महीना का नहीं, लेकिन 7 महीना जिंदा रह जाता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, इतनी चिकित्सा व्यवस्था है। अब समझिए, तो जैसे मनुष्य में हुआ वैसे बाघ में भी किया गया ताकि बाघ की संख्या बढ़े, इसके लिए लगाया गया है बाघ परियोजना। उसी तरह से हाथी परियोजना, उसी तरह से घड़ियाल परियोजना है ना, लगाई गई है।
ताकि उसकी संख्या बढ़े। हमसे पूछा जा रहा है कि बाघ को बचाने के लिए कौन परियोजना बाघ परियोजना काहे बनाया गया? बाघ की संख्या बढ़ावे खातिर। अब आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में मध्य प्रदेश। यानी हमारे भारत के कई राज्य हैं जिनमें वनों की संख्या की बात अगर करेंगे तो केंद्र शासित में कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और सीधे अगर राज्य की बात करेंगे तो कौन? मध्य प्रदेश। कितना है वहाँ? 11.2% विभाग पर वन। ठीक है। और बिहार में कितना? 7.7। आगे राजस्थान और पंजाब प्रदेशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देखिए राजस्थान है और पंजाब है। अब हमने बताया था कि वर्षा बहुत कम होती है। अब वर्षा जहाँ कम होगी वहाँ कौन सा वन? सुबह चाटा चला था, मालूम है ना? नहीं मालूम? पूछ देंगे कहीं से आप, बस ध्यान देंगे। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान और पंजाब में बारिश बहुत ही क्या है? कम। और कम होने के कारण वहाँ पर कौन से भी मतलब वन पाए जाते हैं? कटीले वन। अच्छा एक बात बताइए, कटीले वन क्यों रहते हैं वहाँ पर? पानी की कमी है। बारिश नहीं है यानी पानी की कमी है। अब ये अपने जैसे हरा पौधा वहाँ पर लगा देंगे ना, पीपल को लगा देंगे, बरगद को लगा, सूख जाएगा। क्यों? पत्तियाँ ना बहुत चौड़ी चौड़ी होती है, तो वाष्प उत्सर्जन जल्दी जल्दी करती है। तो पनिया उसके पास है ये नहीं है, वो छोड़ेगी ज़्यादा, तो कहाँ से आएगी पनिया ना? अब उसकी पत्तियाँ जो होती हैं, वहाँ की जो पत्ती होती है, अगर खूब बड़का पत्ती रहता है तो इतनी इतनी बड़ी पत्ती रहती है। बबूल का पत्ती देखा कि नहीं? बबूल का पौधा की पत्तियाँ होती है छोटी छोटी रहती है ना। अब बहुत से पौधे में तो पत्ती रहती ही नहीं है। नागफनी कैक्टस के पौधे में तो पत्ती रहती नहीं, बिना पत्तिये का रहती है, कांटा रहता है। तो वाष्प उत्सर्जन उसको तो होता नहीं है, समझ रहे ना? तो वाष्प उत्सर्जन नहीं रहता तो जिंदा रहती है। अब वाष्प उत्सर्जन अगर ज्यादा होगा तो जिंदा नहीं रहेगी। कहने का मतलब है कि वहाँ के पौधे में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है, पत्ती की जगह पर ही क्या रहता है? कांटा रहता है। ठीक है ना? बोले उसके कांटे में ही बनता है तना। चलिए, हमसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान और पंजाब में कौन सा वन? कटीले वन। अच्छा, नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी एक जैव मंडल है जहाँ पर जंगली जानवरों की सुरक्षा की जाती है। नहीं तो कहाँ मिलता है आपको? उत्तराखंड में गौरव देता है कौन? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है ना? उत्तराखंड में पहले तो उत्तर प्रदेश में थी, बाद में बंटवारा हो गया, चला गया। ठीक है ना? चलिए, कोई दिक्कत? नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? ये कुल 7 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में 6 है। अच्छा हाँ, 6 क्वेश्चन है। तो उम्मीद है सब लोगों को समझ में आ गया हो। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, अच्छा लगता होगा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, आपसे उम्मीद रखते हैं। ठीक है?